हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों आज जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इनमें से हमें क्या है कि पुल्लिंग शब्द पहचानना है और हमने आपको बताया कि पुल्लिंग शब्द को हम बोलकर फील कर सकते हैं। बड़ा तेजस्वी लड़का है, बड़ा तेजस्वी लड़की है। ठीक, तो तेजस्वी आपका क्या हो गया? वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी तेजस्वी नहीं बोलते हैं ना, बहुत बड़ा तेजस्वी है। तो तेजस्वी जो है आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। बाकी तेजस्विनी, हंसिनी और परोपकारिणी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, या ज्यादातर ऐसे कोई भी इकारांत वाले जो शब्द संख्या होती है, इकारांत वाले शब्द जो होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिसके अंत में ई आती है, वो मोस्टली स्त्रीलिंग होते हैं। इसका एक्सेप्शनल है आपका दही। दही में ई जरूर है, लेकिन ये दही आपका पुरुष लिंग, सॉरी, पुल्लिंग है आपका, पुल्लिंग। ठीक, दही जो है पुल्लिंग शब्द होता है। दही खट्टी नहीं होता है, दही खट्टा होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस्वी। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें। यहाँ पर पुल्लिंग होगा। कह रहा है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर हम स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। कह रहा है कि काला, काला जो है दोस्तों आपका पुल्लिंग है। ठीक, काला जो एक विशेषण है वो आपका पुल्लिंग है। जिसे हम बोले काला घोड़ा। ठीक, काला घोड़ी तो नहीं बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो घोड़ी के लिए क्या है कि काला तो पुल्लिंग होता है, तो घोड़ी का काला का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो आप काली घोड़ी तो बोलेंगे कि काली घोड़ी है। ठीक, तो काला का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा काली। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा था कि काला का स्त्रीलिंग क्या होगा, वो होगा काली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्लियर? अब हम प्रश्न नंबर 3 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा। देखो, अब एक यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, सौदा शब्द जो है वो आपका उर्दू का एक शब्द है। पहले तो हमें पता ये शब्द सौदा का मतलब क्या होता है। ठीक, दोस्तों अगर सौदा को हम इंग्लिश में कहें, इसे हम कहते हैं डील। ठीक, सॉरी ये एस नहीं होगा, यहाँ पर डील होगा। अगर आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी है तो आपने कभी नहीं सुना होगा डील का, कि डील्स। ठीक, डील्स आपने नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डील्स हो गई, है ना, डील हो गई ना। डील चाहे आप 1 रुपए की करें या हजारों रुपए की, करोड़ों रुपए की करें, तो आप हमेशा बोलते हैं कि डील हो गई। तो सौदा हो गया। ठीक, तो सौदा हो गया, चाहे आप एक सौदा करें या दो या कई सारी वस्तुओं का सौदा करें, तो आप सौदा ही बोलेंगे। यार उसके साथ हमारा सौदा हो गया, सौदा का मतलब डील हो गई, या किसी चीज का लेन देन का मामला सेट हो गया, तो आप सौदा शब्द, वाक्य चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, एक वचन या फिर वाक्य बहुवचन है। ठीक, वाक्य नहीं मतलब शब्द। तो सौदा शब्द का हमेशा जो है सौदा ही यूज होता है, चाहे आप एक वचन में यूज करें या बहुवचन में। तो सौदा का रूप परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर? वही होगी, सौदा का मतलब होता है आपकी डील, और डील को डील ही बोलते हैं, डील्स नहीं बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हुआ? सौदा हमेशा जो है सौदा के रूप में ही होता है, चाहे आप एक वचन में यूज करें या बहुवचन में। क्लियर? और सौदा आपका एक उर्दू शब्द है, ये याद रखना। नंबर 4 प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों आप जानते हैं कि वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। वो 4 कौन-कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक, अगर हम छ की हम बात करें दोस्तों, ये का और शा से मिलकर बना होता है। त्र जो है दोस्तों ता और रा से मिलकर बना होता है। वहीं ज्ञ जो है ज और
वहाँ से मिलकर बना होता है, और शाह जो है ये शाह और रा से मिलकर बना होता है। क्लियर? ये तो बात हुई संयुक्त व्यंजन की। इसके बाद ये भी पूछ जाता है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ठीक, अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों या, रा, ला, वा, जिसमें से रा को जो है दोस्तों लुंठित बोला जाता है, लुंठित, और ला को जो है दोस्तों पार्श्विक बोला जाता है। ठीक है, वर्णमाला की क्लास हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आप वहां से पढ़कर जान सकते हैं। इन दो को क्या बोलते हैं? क्या दोस्तों आपको पता है कि या और वा जो है इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है? अर्ध स्वर क्यों? क्योंकि अगर आप या के प्रोनाउंसिएशन करें, या बोलें, तो आप बोलेंगे धीरे-धीरे बोलें एक-एक वर्ड, आ, ई, आ, ठीक? तो ई और आ, यानी कि या जो है दोस्तों ई और आ से मिलकर बना होता है, ये दोनों ही स्वर हैं, ठीक? ये स्वर संधि में भी काम आता है, और वा जो है, वा जो है आपका अ, उ और आ, ठीक? ये आपके य संधि में आते हैं, या और वा। तो इसीलिए जो है दोस्तों इनको जो है अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये ई और आ जो है या से मिलकर बना होता है, उ और आ। अगर आप उ वा, उ आ, वा, वा बोल रहे हैं, तो ये वा ही तो है, एक तरह से ये वा ही बोल सकते हैं इसको। तो ये बात समझ में आई। क्लियर? और ऊष्म व्यंजन की हम बात करें, ऊष्म व्यंजन भी दोस्तों संख्या में 4 होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? सा, शा, सा और हा। क्रम में ध्यान ना देना। इस वाले सा को दोस्तों दंत बोलते हैं, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन से जीभ जो है दंत दांतों में टच होनी चाहिए। इसके बोलने से जीभ जो है तालू में टकरानी चाहिए, इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं, तालव्य सा। इसको बोलने से जीभ जो है ना मूर्धा में टकरानी चाहिए, इसलिए इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। और हा को बोलेंगे अगर हा, जीभ तो कहीं टच नहीं होती, हा, तो इससे कंठ हिलता है, इसलिए इसको कंठ व्यंजन भी कहते हैं, और इसको जो है इम्पोर्टेंट है काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, काकल्य व्यंजन, ठीक? तो ये इम्पोर्टेंट है, काकल व्यंजन आपका क्या है? हाँ, ये थोड़े कुछ थे एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसमें जो शाह जो है वो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका संयुक्त व्यंजन ना होकर ये एक आपका ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन में भी ये मूर्धन्य है। क्लियर? अब आपको इन तीनों सा में अंतर आया होगा कि इसको दंत सा बोलते हैं, इसको तालव्य सा, और इसको मूर्धन्य सा। क्लियर? तो प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि तेजाब। तेजाब आप जानते हैं कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक द्रव फॉर्म में होता है, और जो भी लिक्विड वाली चीजें होती हैं वो आपके द्रव्यवाचक में आ जाती हैं, ठीक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। तेजाब आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके अलावा द्रव्यवाचक में आपका घी, पानी, तेल, जैसे और भी धातुएं हो गई, सोना, है ना, चांदी इत्यादि जो है आपके द्रव्यवाचक समूह संज्ञा होती हैं। भाववाचक संज्ञा में वो आ जाता है जो आपके इसको हम ना टच कर सकते ना छू सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, ठीक है, बीमारी, इनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ईमानदारी किसी व्यक्ति की नहीं दिखती है, ईमानदार उस व्यक्ति को हम देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी ईमानदारी को हम फील कर सकते हैं, उसके व्यवहार को महसूस कर सकते हैं कि ये ईमानदार है या आपका नहीं है, ठीक है। व्यक्तिवाचक में आपका किसी भी व्यक्ति का पर्सनल पहचान, देखो संज्ञा का मतलब नाम होता है, ठीक है, किसी की जो नाम हो, और व्यक्तिवाचक को बोलते हैं इंग्लिश में पर्सनल नाउन, किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर पहचान, जैसे कि मेरी पहचान या किसी लड़के की पहचान, वो लड़का है बट उसकी पहचान की वो मोहन है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और समूहवाचक संज्ञा में आपका एक समूह की उस नाम को सुनकर आपको समूह लगेगा, जैसे भीड़। भीड़ सुनकर आपको क्या लग रहा है? अरे बहुत सारे लोग होंगे। आपका मंडल, मंडल की अगर हम बात करें तो मंडल में आपको लग रहा है अरे मंडल कोई एक चीज नहीं, कई जिनों से मिलकर मंडल था, और मंडली भी अब लोगों की होती है। और आप सभा बोले, ठीक, कक्षा, सेना, इस प्रकार के जो है ये आपके समूहवाचक संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? अब हम प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें
कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों अगर हम सर्वनाम की हम बात करें तो सर्वनाम के अगर भेद देखें तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। वैसे तो सर्वनाम मूल सर्वनामों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप 11 मारेंगे। जैसे कि मैं, तुम, वह, ये सब मिलकर 11 होते हैं। ये 6 कौन-कौन से सर्वनाम होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक, पहला होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, एटलीस्ट ये लिस्ट तो याद होनी चाहिए। 3 सेट, चौथा सेट है, हर सेट में हम लोगों ने डिस्कस किया है और आपके माइंड में फिट कर देंगे। जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना रिवीजन करेंगे, बार-बार करेंगे। और इसका तीसरा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, पाँचवाँ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर पुरुषवाचक में भी ये 3 भागों में बाँट दिया गया, आपका उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य। ठीक, अगर आप इंग्लिश में देखें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ना, उनके यूजेस करने के तरीके ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है? तो उत्तम में आप जानते हैं कि मैं आ गया, जिसमें वक्ता जो है वो खुद को इन्वॉल्व करे और जो लिसनर होता है ना, जो वक्ता को सुनने वाला वो मध्यम पुरुष में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया उत्तम पुरुष हो गया और आप हमारी बात सुन रहे हैं या तुम भी बोल सकते हैं, तो वो आपके मध्यम पुरुष। और जैसे कि हम किसी तीसरे की बात करें, वो जैसे कि मैं, तुम और वो या वह खेलने गए थे, तो वो अन्य पुरुष हो गया, कौन? वह, यह, ये अन्य पुरुष में आ जाते हैं, क्लियर? निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं, जो किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, निश्चित करते हैं कि हाँ, वो उसी के लिए यूज़ हुआ है। जैसे कि वह जा रहा है, कौन? आप उसको जानते होंगे, वह जा रहा है। आप उसके पास कोई आया, कहा कि सपोज़ दैट आपका नाम मोहन है, "अरे यार मोहन, सोहन कहाँ गया?" तो आप कहेंगे सोहन वो जा रहा या वह जा रहा है। तो ये वह या वो आपने यूज़ किया, किसके लिए किया है? उस सोहन के लिए किया है, यानी कि आपने सोहन की ओर इशारा किया है, निश्चित किया है कि हाँ, वो सर सोहन के लिए। तो इस प्रकार की ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चय ही है, मतलब कुछ निश्चय ही नहीं है। जैसे कि कोई आ रहा है, कोई कौन आ रहा है? तो कोई आपका क्या अनिश्चयवाचक में, कुछ अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक में ये संबंध बताते हैं, जैसे कि जो करे, जो बोओगे सो पाओगे, है ना? ये वाक्यों को संबंध बताते हैं, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है? ज जो सो जैसा वैसा, है ना? ये और प्रश्नवाचक में क्या होता है कि यहाँ पर प्रश्न, क्या, कौन, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक में निज का मतलब होता है स्वतः। जब वक्ता या कर्ता कोई काम स्वयं करे, तो वहाँ पर निजवाचक होगा। जैसे कि मैं ये काम स्वयं कर लूँगा या मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, अपने आप। कभी-कभी वो ये भी बोलता है कि मैं काम आप कर लूँगा, तो आप भी होता है, ठीक है? तो ये बात सर्वनाम की समझ में आई होगी, तो यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे, तो जैसा मतलब और वैसा, ये एक-दूसरे के संबंध बता रहे हैं, तो ये आपका संबंधवाचक हो गया, बाकी सब समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दोस्तों हमने पढ़ा था कि विशेषण जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक? कौन-कौन से होता है? एक आपका होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक? गुणवाचक। दूसरा जो होता है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुणों की बात करें, ठीक है? संख्या की अगर बात कर रहा है कि वो आपका संख्यावाचक होता है, फिर ये भी डिवाइड हो जाते हैं अनिश्चय, निश्चय, फिर ये भी कई भाग में, तो ये हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से विशेषणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8।
कह रहा है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन है? कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक। संख्यावाचक विशेषण जो है दोस्तों वो विशेषण होते हैं जो संख्याओं की बात करते हैं, और ये दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। या तो संख्या कहीं पर आपने देखा होगा निश्चित होती है, या तो संख्या आप निश्चित नहीं कर पाते हैं तो वो हो जाती है अनिश्चित। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक। जैसे अब फिर आपको अगर हम देखें निश्चयवाचक, निश्चयवाचक को जो है फिर ये डिवाइड इसको कर दिया गया है। इसको क्या है, इनको जो है निश्चयवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक को गणनावाचक में, ये क्रमवाचक में, फिर ये आवृत्तिवाचक में, ठीक, समुदायवाचक, और आपका एक समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, और एक आपका प्रतीकवाचक। ठीक, इस प्रकार की बात हो गई। गणना में क्या है कि ये गिनती की बात कर देता है, 1, 2, 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, और कभी-कभी ये जो हाफ में भी होते हैं, हाफ, डेढ़, आधा, ढाई, इस प्रकार के ये गणनावाचक में आ जाते हैं। क्रम में वाचक में क्या होता है कि आपके क्रम को बताता है, आपकी स्थिति को बताता है, आपकी पोजीशन को बताता है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, ठीक। आवृत्ति में आपका गुना की बात करता है, 100 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वह आपसे 4 गुना अच्छा है, तो इसमें गुना में कौन-सा 4 गुना? तो आपका ये आवृत्ति संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। समुदायवाचक में आपका समुदाय की बात करता है, जैसे कि पूरे चारों भाइयों ने मिलकर दिलीप कुमार, है ना, चारों, एक समुदाय की बात करें। समुच्चय का मतलब होता है दर्जन, और आपका कोई शतसई, है ना, दर्जन का मतलब पूरा 12 सेट आ गया, शतसई का मतलब 700 का सेट, समुच्चय को आप बोलते हैं सेट। आपने मैथ में पढ़ा होगा ना सेट थ्योरी, है 700। ऐसे शताब्दी, अर्ध तक ये सब। प्रत्येक का मतलब होता है एक एक, प्रति एक। तो आपका एक एक क्या है, आपका एक एक जो है दोस्तों प्रत्येक संख्यावाचक सर्वनाम है। क्लियर? तो यहाँ पर 7 जो है संख्या की बात कर रहा है, 7। काला तो आपका गुणवाचक है। रावण आपका नाउन है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक हो गया। खट्टा आम, तो ये आपका आम कैसा है, खट्टा, यानी कि उसके गुण की बात बता रहा है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें। कह रहा है कि लड़का किताब पढ़ रहा है, पदबंध क्या है? पदबंध का मतलब होता है दोस्तों, इस पूरे वाक्य में अलग-अलग पद को बताओ कि किस पद का क्या रोल है, ठीक? तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाक्य को अगर हम लिख लें दोबारा, तो यहाँ पर लिखा है कि लड़का किताब पढ़ रहा है, ठीक? इन पदों को बताना कि कौन-सा क्या पद है। अच्छा, पहले देखो, लड़का पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कौन? कौन का अगर अर्थ मिल रहा है, अगर क्रिया करने से आप कौन का सवाल करेंगे, तो अगर आपको जवाब में उसका मिल जाए, तो उत्तर मिल जाए, तो वो आपका जो है कर्ता कारक, ठीक। पढ़ने वाला कौन है? लड़का, तो लड़का यहाँ पर क्या है, कर्ता। जब किसी वाक्य में क्रिया को करने वाला उपलब्ध हो तो वो उस वाक्य का कर्ता होता है, ठीक। अब कर्ता कर क्या रहा है? पढ़ रहा है, ठीक। पढ़ क्या रहा है? क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? क्या कहने से आपको उत्तर मिल गया, ठीक। क्रिया का अगर उत्तर मिल जाए तो वो आपका कर्म होता है, ठीक। ठीक, कर या फिर कर्ता कर क्या रहा है? किताब पढ़ रहा है, ठीक। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो किताब यहाँ पर जो है आपका कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और पढ़ रहा है, आपको पता है दोस्तों, ये क्रिया हो गई। कर्ता जो काम कर रहा है वो उसकी क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में जो है आपको कर्ता मिल रहा है, कर्म मिल रहा है और क्रिया मिल रही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो कर्ता और क्रिया तो है, बट यहाँ पर कर्म भी होना चाहिए, ऑप्शन होगा नहीं। कर्ता भी है, क्रिया भी है, बट विशेषण नहीं है इस वाक्य में, ये गलत हो गया। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, बट विशेषण नहीं है, तो एक ही बचा, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गए कि पदबंध का मतलब क्या होता है, उनके अलग-अलग पद बताने की कौन-कौन से किस पर। अच्छा, एक ये जो है पद और शब्द में क्या अंतर होता है, ठीक? जैसे कि मैंने लिख दिया अमन, ठीक?
अमन तो यहाँ पर एक शब्द है। अब हमने लिख दिया कि अमन बाजार जा रहा है। ठीक है, बाजार जा रहा है। अब ये अम्न जब कोई शब्द किसी वाक्य में यूज हो जाता है तो फिर वो पद कहलाता है। ठीक है, तो यही पद और शब्द में अंतर होता है। प्रश्न नंबर 10 की हम बात करें कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में रही क्या है? चिड़िया वाक्य में आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है। आपने जब देखा तो वो उड़ रही थी, अर्थात उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो ऐसी क्रियाएं जब वो चल रही होती हैं, ऐसा महसूस हो, तो वो आपकी अपूर्णकालिक क्रियाएं होती हैं। क्लियर? प्रेरणार्थक क्रियाएं वह होती हैं जब कोई प्रेरक हो और प्रेरित हो रहा हो, अर्थात जब कर्ता कोई कार्य खुद ना करके दूसरे से करवा रहा हो। जैसे कि वो लिखवाना, ठीक, ये पूछा जाता है लिखवाना। कोई चीज़ उसने पिसवाया है तो पिसवाना, है ना? ये सब क्या है कि खुद ना करके दूसरे से कराए, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वह होती है जब किसी क्रिया का फल या इफ़ेक्ट जो है कर्म पड़े पड़े। क्रिया तो कर्ता करता है बट उसका प्रभाव जो है किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, ठीक है? वो अकर्मक क्रिया वह होती है कर्ता ही क्रिया करता है और उसका प्रभाव कर्म पे ना पड़ के कर्ता पे पड़ता है, अर्थात उसमें कर्म होता ही नहीं है, एक तरह से कह लें। ठीक, माने नहीं। प्रश्न नंबर 11, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? परसर्ग का मतलब होता है दोस्तों, कारक चिन्ह पूछा है यहाँ पर। अरे, कारक चिन्ह पूछा है, कारक चिन्ह। ठीक, आप जानते हैं कि कारक जो है दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। ये तो आपको रट जाने चाहिए। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक और लास्ट आपका होता है दोस्तों संबोधन कारक। ठीक है, कर्ता ने या कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है। ठीक, कर्म का होता है को होता है, करण का होता है से या द्वारा। ठीक, के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब करण मतलब ये जो से ना इसके किसी यंत्र या उपकरण का यूज हो रहा होगा। ठीक, से का सेंस वहां पर होता है। और अधिकरण का मतलब होता है किसी कोई चीज में या पर उसका आधार बताता है। ठीक, आधार होना चाहिए, वो कोई कहीं चीज रखी हुई है एक तरीके से। संप्रदान मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना, तो इसका को और के लिए भी इसका होता है किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना, आपका संप्रदान में आ जाता है। अपादान का भी दोस्तों से होता है बट ये यहाँ पर अलगाव की बात करता है। ठीक, अलगाव, अलग होने की बात करेगा। ठीक भाई, पेड़ से गिर गया और वहां पर उसने चाकू से सेब काटा, तो यहाँ पर एक चाकू यूज हो गया ना, तो यहाँ पर इन दो से में ये अंतर है। संबंध में आप जानते हैं कि नानी ने दादा जी काके के नानी ने, ठीक है, ये सब संबंध में हो गए। और संबोधन का एक ही है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, पहचान, हे, अरे, ओ, ये सब क्या है? आपके संबोधन हैं। क्लियर? तो कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्ता ने आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर हम करें 12 की बात। कह रहा है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कार मेरी है, तो क्या संबंध बता दिया है, तो ये इसका जो है संबंध कारक हो गया। प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें कि तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो, तरणी की अगर हम बात करें तो इससे मिलते जुलते और भी दो शब्द होते हैं। देखो, एक तो आपका ये जो तरणी है, ठीक, एक तरणी, इसको रफ कर देते हैं, सही से लिख देते हैं। देखो, एक आपका तरणी ये होता है, ठीक, एक आपका ये होता है तरुणी और एक होता है आपका ये तरणी। ठीक, तरणी, तरुणी और तरणी। इस तरणी का मतलब होता है जब बड़ी ई की मात्रा हो तो इसका मतलब होता है दोस्तों नौका। ठीक,
नौका होती है। इस तरुणी का मतलब होता है नवयुवती, ठीक? और इस तरणी का मतलब होता है सूर्य। इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेयर में आ जाते हैं कि इस तरणी तरुणी का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछ दिया जाएगा इन तीन में से कोई भी तरणी और तरुणी का मतलब, ठीक है? तो इस तरणी का मतलब नौका, इसका मतलब नवयुवती, या इन दोनों का जोड़ा बना के दे सकता है या इन दोनों का, कोई सा भी पूछ सकता है। तो इस तरणी का मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये भी नोट कर लें। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 14 से लेकर 18 तक दिए हुए होंगे, इनको सोल्व करना। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जिस विद्यार्थी ने, ये एक आपके लिए मोटिवेशनल भी होगा, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, अपनी लाइफ में इसको फॉलो कर सकते हैं। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, ठीक है? समय की कीमत बहुत ज़रूरी है। तो कौन-सा विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है? जो समय की कीमत जान लेता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए, ठीक है? जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है, ठीक? जो समय का सही उपयोग या सदुपयोग करना सीख लेगा, वो हर काम कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। अरे यार, मेरे पास समय नहीं था, ये वो ऐसा कहते रहते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है, ठीक? ऐसा नहीं होता है, वो समय की दुहाई नहीं देते हैं, मतलब समय का रोना रो देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अकर्मण्यता और आलस्य, यहाँ पर आलस्य होगा, आलस्य को समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। है ना? एक्चुअली वो कर्म ही नहीं करते हैं और इतने आलसी होते हैं कि अरे यार! फिर बाद में कहते हैं अरे मेरे पास तो समय नहीं था। ऐसे दोस्त मिल जाते हैं ना, हमारे ग्रुप में होते हैं, ठीक? कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है, ठीक? ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। हाँ, आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, वो कर्म नहीं करेगा, ऐसे ही बैठेगा, बातें गप्पे मारेगा, ठीक है? दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। जो सफल व्यक्ति है ना, वो किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है, ठीक? ये इम्पोर्टेंट लाइन है और यहाँ से प्रश्न हो बनेगा, ठीक है? दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु को का समय निश्चित होता है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। कब नहीं होता? जब समय बीत जाता है, ठीक? हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? अरे यार, हमारा अपने अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं या छिपाते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 15 की हम बात करें मित्रों, कह रहा है कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? समय की दुहाई देना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना, समय की कीमत समझना या समय पर काम करना। तो वो अगर समय पर काम करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। समय की कीमत जानना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, वो समय की कीमत अगर समझ गया, तो वो सफलता प्राप्त कर लेगा। प्रश्न नंबर 16 की हम बात करें, कह रहा है कि कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? ये अंतिम लाइन थी। जब समय बीत जाता है ना, यही तो लिखा हुआ था। समय बीत जाने पर कार्य जो है फलप्रद नहीं होता। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करें, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों, अगर आप वर्ण विच्छेद तो करना जानते होंगे। अकर अकर्मण्यता को अगर हम देखें, तो इसको अगर हम अलग-अलग करें, तो ये प्लस कर्मण्यता, कर्मण्य प्लस ता, ठीक है? जब किसी रूट वर्ड के आगे कोई
अव्यय या कोई शब्द हम लगा देते हैं या कोई वर्ड लगा दें, तो वो आपका होता है उपसर्ग। उसके बाद जो लगा देते हैं वो होता है आपका प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग आ है और प्रत्यय ता है, ठीक। अकर्मण्य अपने आप में एक ही शब्द होता है, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपसर्ग आ और प्रत्यय ता, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 18 की हम बात करें तो कह रहा है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? उनका यही है कि समय का वो लोग उन्होंने सदुपयोग किया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की हम बात करें तो कह रहा है कि स्वागत का विलोम। स्वागत का आगत नहीं, आगत तो मतलब होता है आने वाला, ठीक है। पुरस्कार मतलब किसी को किसी काम के लिए उसको मोटिवेट करना या उसके लिए उपहार देना पुरस्कार हो गया। तो पुरस्कार का विलोम आपका दंड होता है, ठीक। तो स्वागत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा तिरस्कार, ठीक। तिरस्कार। प्रश्न नंबर 20 की हम बात करें, कह रहा है कि फूंक-फूंक कर पैर रखना। क्या डर कर कदम बढ़ाना, धीरे-धीरे चलना, सोच-विचार कर काम करना और सावधानीपूर्वक चलना। वैसे तो लग रहा है थोड़े-थोड़े चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फूंक-फूंक कर, डर-डर कर नहीं। लेकिन दोस्तों आपने ये नोटिस किया होगा मुहावरे जो होते हैं वो एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं देते, वो घुमा कर थोड़ा आंसर देते हैं, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सोच-विचार कर काम करना। भाई फूँक-फूँक कर कदम करना, पैसे जो है ना अपने फूँक-फूँक कर खर्च करना, मतलब सोच-विचार कर खर्च करना, हवा में मत उड़ा देना, इस प्रकार के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट मेरा कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। संधि यहाँ से पूछ दी गई है। जैसे आप जानते हैं कि दोस्तों संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? एक आपका होता है स्वर संधि, ये पूछ दिया था कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मैंने कहा 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि पुनः 5 प्रकार की होती हैं, ये भी पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? वो होती हैं 5 प्रकार की, 4 और 5। एक आप होता है पहला होता है आपका दोस्तों दीर्घ संधि, ठीक। फिर आप पढ़ेंगे गुण संधि, गुण संधि के बाद हम देखेंगे यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। संधि अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इनको समझाने के लिए एटलीस्ट आधा घंटा तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएँगे, ठीक। यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है, तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा पुनः प्लस जन्म, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ये देखना है, अगर हम पुनः को वर्ड विच्छेद करें तो इसे हम लिख सकते हैं पु प्लस, इसको हमने अलग नहीं किया है, न प्लस अह प्लस ज, ठीक, प्लस म, ठीक, ऐसा हमने ले लिया है। आ प्लस न और मा ये होगा। देखो जब भी दोस्तों ये विसर्ग के बाद आ और आ को छोड़कर, ठीक, कोई भी आपका शब्द है और उसके बाद कोई भी व्यंजन है तो वो वहाँ पर जो है उस वो जो है रा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए जो पुनः का आ और ये जो है रा में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जब आप आपको अगर आपको संधि में दिक्कत होती है, अगर आपने खुद से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपको संधि पढ़ने में दिक्कत होती है तो एक बार हमें लगभग 10 कमेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको एयर संधि जो है 1 घंटे में सारी एयर संधि को सारी संधियों को पढ़ा देंगे और ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है? कि हाँ, दिमाग खोल देंगे कि संधि में क्या होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुनः प्लस जन्म, ठीक है? प्रश्न नंबर हम 22 की हम बात करें, कह रहा है कि मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं और मेरे मित्र को यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है। मैं नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मुझे और मेरे, ठीक है? और जो होता है वो एक जैसी क्रियाओं एक जैसे शब्दों को जोड़ता है।
तो यहाँ पर मुझे और मेरे मित्र होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैं, और ये गलत है, इसमें त्रुटि है। क्लियर? प्रश्न नंबर 23 की हम बात करें, कह रहा है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च खरंगता, ये आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो ये पूछा है कि रेखांकित शब्द का शुद्ध करें। तो एक चीज़ यहाँ पर जो यहाँ है ना, ये दोस्तों यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ये री बना हुआ है, ठीक? ये आप सही कर लें। तो कह रहा है कि इसका सही जो होगा ये उत नहीं, उच्च नहीं, ये होगा इसका राइट आंसर। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए। उच्च श्रृंखला, श्रृंखला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? ऐसा नहीं होता है, ना ये होता है। प्रश्न नंबर 24 की हम बात करें, तो कह रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा जो है एक छंद का पार्ट है, और दोस्तों छंद एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर हम ज्यादा नहीं, हम यहाँ पर दोहा को डिस्कस कर लेते हैं, सोरठा को डिस्कस कर लेते हैं, और बरवय को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बरवय, ये पूछ जाते हैं। ये तीनों जो हैं अर्ध सममात्रिक छंद हैं, अर्ध सममात्रिक हैं, ठीक, अर्ध सममात्रिक छंद हैं। इन सब में दोस्तों इस तरह से 4 चरण होते हैं, ये और ये आपका पहला चरण, ये आपका दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। दोहा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्रा होती हैं, और तीसरे चरण में 13, यानी कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों जो है 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। अगर सोरठा की हम बात करें, सोरठा के इन 4 चरणों में छोटा जो है दोहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, जबकि दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। बरबे की हम बात करें, इसके जो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। क्लियर? ये बात समझ में आएगी। दोहा में आपने सुना होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब, सॉरी, दोहा में अगर देखें तो कौन सा इसका एग्जाम्पल था, याद नहीं आ रहा है। हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बारन नौ रखबर बिमल जसु जो दायु को फल चार। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है आपके दोहा, यानी कि दोहा में पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं। वो उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 25 की हम बात करें, कह रहा है कि अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, तो अपने स्वत्व के लिए लड़ना चाहिए, ठीक, यहाँ पर स्वत्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 प्रश्न थे, और चूंकि अब हम लोग 3-4 सेट कर चुके हैं, तो अब सारे के सारे इजी लगते हैं, क्योंकि रिवीजन करना अब आसान है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहें, और जहां जरूरत पड़े वो पूरा रिवाइज किया करें, ऑप्शंस को भी देखा करें, ताकि आपका मल्टीपल रिवीजन हो, है ना। और प्रश्नों को देखकर करना है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने 3 सेट करा दिए, वो आप जरूर देखें, आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।